पे ले लीजिए, सारे लोग अपना माइक बंद कर दें। और जैसा कि आपको मालूम है सारे प्रोग्राम का निर्धारण है, सभी साथियों से निवेदन है कि आप अपना म्यूट कर दीजिए, वॉइस ना आने पाए, ताकि चीफ गेस्ट को आप सुन सकें। हमारे बीच मौजूद हैं राष्ट्रीय मीडिया महासंघ की संस्थापिका बड़ी बहन पुष्पा पांड्या जी, हमारे सीनियर साथी डॉक्टर पवित्र मोहन सामंतराय सर, सुनील डैंग सर, हाँ सर, आवाज नहीं आ रही। शिवू जी, आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है अभी? हमारी स्पेशल गेस्ट श्रीमती श्रुति नागवंशी जी मौजूद हैं और एक समाज सेवा में उनका एक अहम मुकाम है, सामाजिक कार्यकर्ता, साथ ही महिला अधिकार कार्यकर्ता के नाते उनका एक बड़ा नाम है, विख्यात हैं। मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती श्रुति नागवंशी जी, जो इस प्रोग्राम की हमारी विशिष्ट अतिथि हैं। मैं आमंत्रित करूंगा। मैडम, आप सभी का एक बार फिर से हमारे अतिथियों का और साथियों का स्वागत है। मैडम आए और अपनी बात रखें। मैडम श्रुति नागवंशी जी। नमस्ते सभी को। मेरा नाम श्रुति नागवंशी। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति नागवंशी जी। मेरा नाम श्रुति नागवंशी है और मैं मानवाधिकार जन निगरानी समिति की मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ। जो बात रखनी है मीडिया और मानवाधिकार और सामाजिक कार्यकर्ताओं की जो भूमिका के बारे में, तो एक केस स्टडी के साथ मैं अपनी बात को बहुत कम शब्दों में रखने की कोशिश करूंगी। फिर अगर कुछ सवाल जवाब होगा तो वो भी आप में से कोई पूछ सकते हैं। जो बात की शुरुआत में जो हम कहना चाहते हैं कि हम लोगों को जो ये पूरे कोविड-19 के महामारी और लॉकडाउन, ये दो चीजों को हम अलग अलग देख रहे हैं। एक जो संक्रमण का डर है और दूसरा उस संक्रमण की डर की वजह से जो लॉकडाउन करना पड़ा या लॉकडाउन की स्थिति आई सामने। तो दो तरीके के संघर्ष से सभी लोग जूझ रहे थे। हर आदमी जो घर से बाहर जा रहा था या घर में भी बैठा था, वो उसको बराबर संक्रमण का डर था। और लॉकडाउन के कारण भी एक चुनौती सामने आके खड़ी हो गई थी कि हम अपना काम पहले की तरह नहीं कर सकते। हम सब लोग अपनी लाइफ पहले की तरह सामान्य दिनों की तरह नहीं जी सकते। और बहुत मुश्किल का ये दौर रहा जिसको सभी लोगों ने मिलकर संभाला। और हम इसमें कहना चाहेंगे कि मीडिया का और सामाजिक कार्यकर्ताओं का, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का एक बहुत बड़ा भूमिका था। और ये मेरा कहना ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगा कि मीडिया, सामाजिक कार्यकर्ता या मानवाधिकार कार्यकर्ता जिनको कहें, और नागर समाज, एक तीसरा ग्रुप जो उभर के आया, नागर समाज। ये नागर समाज जो सिविल सोसाइटी के लोग बड़ी हुई चेतना के थे और जो कुछ इस परिस्थिति से चुनौती को सामने देखते हुए उस लोगों की मदद करना चाहते थे, वो लोग सबने मिलजुल करके परिस्थिति को संभाला। और इसमें अगर पुलिस को छोड़ दें, जो व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी देख रही थी, या प्रशासन की बात अगर करें, उनको किनारे रखें, और जो इलाज के काम में सीधे हमारे हेल्थ वर्कर लगे थे, डॉक्टर्स लगे थे, तो ये दो लोगों को, दो लोगों को अगर छोड़ दें, तो बाकी जो इलाज का काम और व्यवस्था बनाने का काम, ये दो काम छोड़ के बाकी जो चुनौती सामने आई हुई थी, सबसे पहले अनाज का जो संकट था, संक्रमण का जो डर था, लोगों के पास जानकारी नहीं थी, सूचनाएं नहीं थी, बहुत कंफ्यूजन का दौर था, क्योंकि हेल्थ के ऊपर हम लोगों की वैसे भी समझदारी बहुत कच्ची रहती है, कमजोर रहती है।
हम उस चीजों को बहुत अंदर से एनालाइज नहीं कर पाते। दूर सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम सूचनाएं हमारे पास आ रही थी, किस तरीके से हमें अपना ख्याल रखना है, वो सब चीजें आ रही थी। लेकिन हम फिर भी डरे समय रहते हैं उन चीजों में जो ये तीनों ग्रुप, मीडिया और मानवाधिकार कार्यकर्ता और नागर समाज, जो कुछ संभला अगर, तो वो शायद इन्हीं की वजह से संभला। अगर ये तीनों समूह आगे ना आते तो बहुत और भी भयानक परिणाम सामने आते। अभी और उनके त्रासदी की, उनको पैदल चलना पड़ रहा है कई कई दिनों तक, वो त्रासदी की घटनाएं जो सामने आई। शुरुआत जब शुरू से ही 22 तारीख से ही शुरू हो गया, तो ये अतिशयोक्ति नहीं है कि ये तीनों समूह अगर काम न करते तो स्थितियां और खराब होती हमारे सामने। और एक केस स्टडी हम आप लोगों के सामने रखना चाहेंगे बहुत जल्दी से, कि हमारे उत्तर प्रदेश में 22 तारीख को ही, 22 तारीख की शाम होते होते 17 जिलों में तालाबंदी की ये सूचना एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, शासन की तरफ से आई। 17 वो जिले जहां पे संक्रमण आ चुका था, पेशेंट आ चुके थे कोविड-19 के। और एक तरीके से ये कहें कि उन 17 जिलों में 22 तारीख से ही लॉकडाउन था। और इसका सीधा उसमें बनारस, जहां हम रहते हैं, हम जहां से हैं, वो बनारस जिला भी शामिल था। और यहाँ पे जो लाकबंदी हुई तो तमाम ऐसे समूह हैं जो भूखमरी के शिकार और स्टार्वेशन के शिकार होते। इस तरह की कुछ सूचनाएं हम लोगों को मिली, क्योंकि जब आप 22 तारीख से ही काम पे नहीं जा पा रहे हैं और आपके घर में कोई इनकम नहीं आ रहा है, उस वजह से आप चीजें कुछ खरीद नहीं सकते, अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकते। बड़ी चुनौती हम लोगों को दिखाई दी कि हमारे क्षेत्र में मुसहर समुदाय के बीच में आलू बीन के वो पिछले 2 दिनों से खा रहे थे। 25 तारीख को जब लॉकबंदी की पहला लॉकडाउन हुआ, तब 25 तारीख को हम लोगों को ये सूचना मिली कि वो आलू बीन के खा रहे हैं। और हमारे एक साथी ने उसको अपने फेसबुक पे और जगह भी शेयर किया, और यही खबर मीडिया को भी पता चला। मीडिया को जो पता चला उसकी वजह से ये बनारस के कई प्रमुख अखबारों में ये चीजें ये समाचार छपा कि पिछले 2 दिनों से बच्चे और उनके मुसहर समुदाय के लोग इस तरीके से भूख का शिकार हो रहे हैं, अनाज के अभाव को झेल रहे हैं, अनाज के संकट को झेल रहे हैं। ये खबर आई। इस खबर को आने के साथ ही प्रशासन के द्वारा तो एक अच्छा काम हुआ कि 25 की शाम तक ये खबर वायरल हुई न्यूज पोर्टल के माध्यम से। अभी 26 को वो मेन मीडिया में, प्रिंट मीडिया में ये समाचार आता, 25 को ये वेब मीडिया में जो वायरल हुआ खबर, इसकी वजह से रात में ही डीएम साहब ने, बनारस के डीएम साहब ने ऑर्डर दिया और एसडीएम साहब को वहां भेजा, और तुरंत इन्वेस्टिगेशन करके अगले दिन सुबह, ये केवल हम लोग बनारस में ये चीजें देखे कि अगले दिन सुबह ही राशन वितरण की का विशेष ऑर्डर बनारस के जिलाधिकारी द्वारा दिया गया। और ये बहुत अच्छी बात रही। खबर, पहले तो खबर सुनते ही उन्होंने एरिया के थाना को, बड़ा गांव थाना को भेजा, और वहां पे तुरंत 10-10 किलो राशन और चावल और दाल, तमाम चीजें जो बुनियादी जरूरत थी वो वहां उन्होंने पूरा दिया लोगों को, और लोग खा पाए। जो पिछले 2 दिनों से अकरी, एक गेहूं के साथ पैदा होने वाला वस्तु है, और जो पहले कभी खाया जाता था और अब नहीं खाया जाता, और उसके खाने की वजह से रतौंधी भी लोगों में होती है। और आलू जो खेतों में बिन करके बच्चे खा रहे थे, तो ये चीजें थी। ये अच्छा रहा कि समाचार प्रकाशित होने के साथ साथ तुरंत लोगों को राहत का
सामान मिला उनको वहीं पे। और केवल उस पर्टिकुलर मुसहर बस्ती जो कोइरीपुर जहाँ की घटना हम बता रहे हैं, केवल वहां नहीं बल्कि अगले दिन सुबह 26 तारीख को पूरे बनारस के लिए बनारस के डीएम ने ये ऑर्डर दिया कि सभी जगह राशन वितरण किया जाए। कोटेदारों के पास जो राशन है वो तुरंत राशन वो लोगों को, खास करके जो मुसहर समाज है, नट समाज है, इस तरीके के लोगों को उपलब्ध कराएं। और ये लेकिन उसका दूसरा पक्ष ये भी था कि जिस समाचार पत्र में ये समाचार प्रकाशित हुआ था, एक बनारस का बड़ा समाचार है, समाचार पत्र है जनसंदेश, उसके संपादक को डीएम साहब ने नोटिस भी दे दिया। चूंकि मीडिया है, मीडिया के साथ बहुत सारे उनका संगठन है और सब लोग ने इस खबर को उस नोटिस देने के बाद भी तमाम मीडिया एजेंसी हाउसेस ने इसको बड़े स्तर पे इसको वायरल किया, इस खबर को। और उसका एक अच्छा असर रहा कि बाद में भी ये खबर वायरल होने के बाद भी वहां पे लोग पहुंचते रहे, अलग अलग संगठन पहुंचते रहे, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, अलग अलग लोग जा करके, जो नागर समाज के काफी सारे लोग जा करके उन लोगों को, कोइरीपुर के मुसहरों को राशन दिया। और इतना अनाज उनके पास हो गया कि अगले 2 महीने तक खाने के लिए उनके पास पर्याप्त राशन था, और इतना अनाज उन्होंने कभी अपने जीवन में एक साथ नहीं देखा था। तो ये एक अच्छा हुआ, एक भी उन लोगों को राहत मिली। दूसरी बात कि एक ऑर्डर आया जिसकी वजह से पूरे बनारस के लोगों को राशन समय से मिलने लगा। तो जो वो राशन के अभाव में, अनाज के अभाव में वो भूखमरी का शिकार होते या और दूसरी चीजों के लिए बाध्य होते, वो चीज वहां पे तुरंत राहत मिली। मगर इसका एक खूबसूरत पहलू तो ये है कि लोग जो अनाज का संकट झेल रहे थे उनको राशन मिला। और दूसरा पहलू है कि जो जिन्होंने समाचार प्रमुखता से छापा उनको नोटिस मिली। वो सक्षम थे, वो सक्षम थे, इसलिए वो उनको राहत मिली। लेकिन एक दूसरा, जिस जमीनी स्तर के कार्यकर्ता ने इस समाचार को लोगों के लाइमलाइट में लाया, आज लॉकडाउन खुलने के बाद हम सब लोग घर के बाहर जा सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, लेकिन वो कार्यकर्ता मंगला प्रसाद आज भी लॉकडाउन की परिस्थिति में जीने को बाध्य है, क्योंकि एक दूसरे केस में उनके ऊपर ढेरों मुकदमे लाद दिए हैं। तो ये एक छोटी सी केस स्टडी है जिसमें एक अच्छा पहलू भी है कि जो वंचित समाज के लोग थे उनको राशन मिला, लेकिन मीडिया के ऊपर भी हमला किया गया, मानवाधिकार कार्यकर्ता के ऊपर भी हमला किया गया, और लॉकडाउन खुलने के बाद भी वो अभी चुनौतियों से जूझने को विवश हैं। हम सब लोग उन चीजों को झेल रहे हैं, हम में से कई लोग झेल रहे हैं। पर मेरा ये कहना है कि मैं बार-बार इस बात को कहूंगी कि जो ये तीनों समूह हैं, मीडिया, पेशेवर सामाजिक कार्यकर्ता कह लें या मानव अधिकार कार्यकर्ता कह लें, और तीसरा समूह जो उभर के इस समय आया, नागर समाज, उन लोगों ने भरपूर योगदान दिया अपने सिविल सोसाइटी को। और जो मेरे अनुभव में आया कि जब राशन मिलने लगा बनारस में, खास करके मैं बनारस और चंदौली और जौनपुर के चीजों से वाकिफ रही, सोनभद्र की चीजों से वाकिफ रही, जहाँ से हमको समाचार मिलते रहे, जी, समाचार मिलते रहे। वहां पे काफी लोगों को सब्जी और तेल वगैरह भी लोगों ने प्रोवाइड किया। तो इस बात के लिए बहुत खुशी है कि काफी लोगों का हृदय परिवर्तन भी हुआ है। और ये हृदय परिवर्तन कितनी दिन तक रहेगा, क्या स्थायी तौर पे आगे भी चलेगा, या कुछ समय के बाद फिर हम वापस उसी तरीके के समाज में चले जाएंगे, वो एक सवाल है। लेकिन ये तीनों समूह अगर काम न करता तो बिल्कुल स्थिति और खतरनाक होती। बहुत सारे लोग जो प्रवासियों के आने के बाद भूख से मरने की खबर रास्ते में सुनाई दी, वो पहले हफ्ते में ही सुनाई देती। ये तीनों सक्रिय समाज ग्रुप की वजह से वो चीजें शुरुआती दौर में रुकी, यही हम विशेष तौर पे कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्रुति मैडम, आपने जो जानकारी दी है वाकई में बहुत ही एक तीनों से जुड़ी हुई चीजें हैं। आपने बताया कि किस तरीके से प्रशासन ने एक मीडिया कर्मी या यूं कहे समाज का सामाजिक कार्यकर्ता के साथ जो इन्होंने
गलत किया, उसके लिए हम राष्ट्रीय मीडिया महासंघ की तरफ से एक बार घोर निंदा करते हैं प्रशासन की कि ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर भी जो भी है, समाज से किसी से छुपा नहीं है, समाज में क्या चल रहा है किसी से छुपा नहीं है, हर कोई हर चीज समझ रहा है। हमें जरूरत है एकजुट होने की, अपनी ताकत को पहचानने की और आवाज उठाने की। इसी कड़ी में ज्यादा समय नहीं लेते हुए अपने मुख्य अतिथि जो डॉक्टर लेनिन रघुवंशी जी हमारे मुख्य अतिथि हैं आज के, मैं आमंत्रित करूंगा। लेनिन रघुवंशी जी के बारे में शायद तो पहले से आप लोगों ने मैसेज के माध्यम से देख लिया होगा कि उनकी क्या विशेषताएं रही हैं, किन किन अवार्डों से उनको नवाजा गया है, क्या चीज उनकी जितने अचीवमेंट्स रहे, बहुत सारी चीजें बताइए। आप कई अवार्डों से सम्मानित हैं, विश्वविख्यात एक राष्ट्रीय मानवाधिकार कार्यकर्ता के तौर पे ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे आपकी एक पहचान है। सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पत्रकारिता में भी रुचि रखते हैं। डॉक्टर रघुवंशी जी का बहुत बड़ा इतिहास है, आप सभी गूगल के माध्यम से, विकिपीडिया के माध्यम से भी आप उनके हिस्ट्री को प्रोफाइल देख सकते हैं। मैं आमंत्रित करूंगा हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर लेनिन रघुवंशी जी को, सराहें और अपनी बात रखें। सर सुन पा रहे हैं? डॉक्टर साहब सुन पा रहे हैं? श्रुति मैडम, डॉक्टर साहब नहीं क्या? आपका म्यूट है, अनम्यूट करें। डॉक्टर साहब सुन पा रहे हैं आप? डॉक्टर साहब सुन पा रहे हैं? अनम्यूट कर दिया मैंने। हाँ, नमस्कार साथियों, पहले नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ी तकनीकी गतिविधियों के कारण मेरी दिक्कतें थी। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि साथियों, इस लॉकडाउन में और कोरोना वायरस के खिलाफ जो संघर्ष है उसमें मीडिया ने केवल भारत में नहीं पूरी दुनिया में संघर्ष किया है। और अगर रिपोर्ट देखेंगे जो सीपेजी की सर जी कैमरा ऑन प्लीज कैमरा ऑन। अच्छा, हेलो या अगर देखने की कोशिश करेंगे कि जो कमेटी जो बनी हुई है, सीपेजी जो है जो जर्नलिस्टों के अधिकार के लिए काम करती है, न्यूयॉर्क बेस, अगर उसकी रिपोर्ट्स को देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो है जिनके ऊपर हमले हुए हैं वो मीडिया कर्मी है। और मीडिया कर्मी को उस तरह से कोरोना वॉरियर्स नहीं कहा गया, जबकि सच्चाई ये थी कि मीडिया कर्मियों ने 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण तरीके से की। एक तो ये चीजें की कि एक तो संवेदनशील बनाया, जैसे श्रुति जी ने रखा कि जो लोग भुखमरी से नहीं मरे, माइग्रेन जो आ रहे थे उनके सवाल को उन लोगों ने खड़ा किया। और साथ साथ जो लोग लड़ रहे थे फोर फ्रंट, चाहे वो पुलिस के लोग थे या नर्सेस थी या आपके डॉक्टर थे, उनके बारे में अलग अलग व्हाट्सएप से लेके अलग अलग जगहों पे मुख्य मीडिया में हर जगह उनके बारे में जो है जानकारी फैला रहे थे। और ये भी साथ साथ था कि कोरोना कैसे होता है उसके बारे में जागरूकता फैला रहे थे। परंतु उनको जो है बहुत ज्यादा संकट ये झेलना पड़ा कि उनके ऊपर काफी केसेस हुए। ये केसेस उत्तर प्रदेश में भी हुए, देश के अंदर भी कई जगह उनकी आवाजें दबाने की कोशिश की गई और पूरी दुनिया भर में उसकी आवाज दबाने की कोशिश की गई है। और इसी कारण आप देखेंगे कि जो प्रियो जो संस्था है नॉर्वे की, उसने जो है जो 5 ऐसे संस्थाओं के बारे में इस बार शॉर्टलिस्ट किया है जिनको इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार मिल सकता है, वो इस बार जो है सीपेजी को जो है मतलब शॉर्टलिस्ट किया है कि पूरी दुनिया के जो जर्नलिस्ट है उनको इस बार एक नोबेल पुरस्कार प्रतीकात्मक रूप से दिया जाना चाहिए कि उन लोगों ने चीन के अंदर की जो खबरें थी उसको बाहर निकाला और साथ साथ हर जगह की खबरों को बाहर निकाला और कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश की। हम सभी लोग जब लॉकडाउन के साथ अंदर थे, जो जनता के लोग, वहां भी सही सूचना लाने का काम पुलिस ने मीडिया के लोगों ने किया। और मीडिया के लोगों को भी संक्रमण का कष्ट झेलना पड़ा और मीडिया को बहुत कम संख्या में जो है लोगों ने उस तरह के चीजें मुहैया कराई, जैसे मास्क है, सैनिटाइजर्स है। ये बहुत देर के बाद
लोगों ने मुहैया कराना शुरू किया। और ऐसी स्थिति में एक बहुत जायज मांग थी जो पूरी दुनिया के स्तर में और भारत में भी, कि जो इस तरह के आपातकाल की स्थिति में जो समाचार पत्रों के लोग, टेलीविजन के लोग, मीडिया कर्मी जो काम करते हैं, उनको जो है उसी तरह का बीमा दिया जाना चाहिए जिस तरह का बीमा जो है नर्सेस और पुलिसकर्मी और जो है मतलब डॉक्टरों को दिया जाता है। क्योंकि अगर ये नहीं दिया जाएगा तो सवाल है कि सही सूचना किनके पास आप ले आएंगे, क्योंकि शासन और प्रशासन बहुत सी चीजें छिपाने की कोशिश करता है और बहुत से सामाजिक संगठन जो है अपनी बातों को बहुत बढ़ा चढ़ा के भी बताने की कोशिश करते हैं। जो असली निष्पक्ष आवाज होती है, जो स्पष्ट सही आवाज होती है, वो सही आवाज एक्चुअली जो है पत्रकारों की होती है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि पत्रकार जो है उनके ऊपर जो हमले हो रहे हैं उसको मानवाधिकार, प्रथम मानवाधिकार रक्षक होने के नाते उनको मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के ऊपर हुए हमले के कैटेगरी में जो है रख करके उन्होंने भारत सरकार को भी और दुनिया के कई सरकारों को जो है नोटिस जारी की है कि पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान की जाए, पत्रकारों की बात मोहब्बत के साथ सुनी जाए, पत्रकारों को स्पेस दिया जाए, पत्रकारों के साथ संवाद किया जाए। और मेरा यह मानना है कि अगर एक आखिरी बात मैं ये कहने की कोशिश करूंगा, बाद में चाहूंगा कि लोग अगर सवाल पूछना चाहें। नॉर्वे एक देश है जो मीडिया में, फ्री मीडिया में पहले नंबर पे है। वहां हर अखबार वाले को पैसा मिलता है और आश्चर्य की बात होगी कि नॉर्वे की सरकार जो, जैसे एक मैगजीन है बुटाबेट को जो है नॉर्वे की फॉरेन मिनिस्ट्री पैसा देती है और फॉरेन मिनिस्ट्री जो है के खिलाफ 12 अंक निकलते हैं 12 महीने में। 12 में से कम 4 अंक में तो निश्चित ही नॉर्वे की फॉरेन मिनिस्ट्री के खिलाफ जो है मतलब कई स्टोरीज होती है। तो अब सवाल ही, और पैसा वही देते हैं, परंतु वो कभी सवाल ये नहीं उठाते। यहां भी स्थिति हो रही है कि जो है सरकार पैसा देती है और सरकार के बारे में कुछ सही बात लोगों ने रखा तो पता चला कि उनका जो है विज्ञापन बंद हो गया, उनकी चीजें बंद हो गई। हमारा मानना है कि निष्पक्ष मीडिया तब होगा जबकि सरकार को सस्टेनेबल फंडिंग देने की जरूरत है। चाहे वो मीडिया जो है कोई भी, आप भली सरकार की गतिविधियों के बारे में बता रहा है, क्योंकि अगर वो बताएगा नहीं तो सवाल है कि जैसे हम रोज इसके बारे में हमने बातचीत पूछा कि मीडिया को क्यों निष्पक्ष होना चाहिए, तो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के जनरल सेक्रेटरी ने एक बहुत खूबसूरत बात कही जो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। आज से 2 साल पहले उन्होंने ब्रसल्स में कहा कि हम जब नहाते हैं तो हम नहाने के लिए जो है रोज नहाते हैं, पानी से हाथ धोते हैं, कपड़ा धोते हैं, हम दाढ़ी अपना बनाते हैं, हम अपने नाखून काटते हैं, हम अपनी सफाई करते हैं, परंतु जो है हम अपने विचारों की और अपने काम की आलोचना करना नहीं चाहते। आलोचना का मतलब चीजों की खिलाफत करना नहीं है। आलोचना का मतलब है कि उस चीज को और खूबसूरत बना देना है, शासन प्रशासन को और ज्यादा खूबसूरत बना देना है, इस मुल्क को और खूबसूरत बना देना, इस मुल्क को और ज्यादा अच्छा बना देना, उसके काम को और ज्यादा शार्प कर देना। और ये काम सबसे महत्वपूर्ण पत्रकारों का है। इसलिए हमें जो लगा लॉकडाउन के अंदर, जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक बात कही कि पत्रकारों को एक तो जो है मतलब इंश्योरेंस मिलना चाहिए उनके हेल्थ को लेके, उनकी चीजों को लेके, दूसरा उनको जो है मतलब पूरी की पूरी फ्रीडम मिलनी चाहिए, और आखिरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर भारत को एक विकसित देश की तरफ जाना है तो उनको सस्टेनेबल फंडिंग जो है करना चाहिए। और श्रुति ने जो बात बताई थी और हम लोगों का भी जो अनुभव रहा है कि अखबार अगर और मीडिया अगर नहीं छापते तो ये प्रवासी मजदूरों का सवाल, ये भूखमरी का सवाल, कोरोना के बारे में जानकारी का सवाल जो है लोगों तक जो है कभी नहीं पहुंचता। और इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इसलिए जो अखबार के लोग, यहाँ पे मीडिया के लोग जुड़े हैं, आप लोगों ने इस संकट के दौर में जो महत्वपूर्ण काम किया है उसके लिए आप साधुवाद के जो है आपको बहुत बहुत। और हम समझते हैं कि आपके पास अभी भी उतने संसाधन नहीं है, और सरकार से ये अपील है कि सरकार को जिस तरह से पश्चिमी दुनिया और नॉर्वे के अंदर जिस तरह से सस्टेनेबल फंडिंग दिया जाता है उस तरह से उनको सस्टेनेबल फंडिंग दिया जाए, जिससे वो किसी पे आश्रित न हो और अपनी निष्पक्ष बात रख सके और स्पष्ट बातें जो है मतलब चीजों को कर सके। और मुझे लगता है कि इस बार हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं कि इस बार अखबार को, पूरी दुनिया के जो समाचार पत्र हैं, मीडिया के लोगों ने जो अद्भुत काम किया उनको इस बार नोबेल पुरस्कार जो है मिले सीपेजी को, जिससे कि जो मीडिया कर्मियों ने जो शहादतें दी हैं, कई लोग इसमें मरे हैं, जेल गए हैं, जो है पूरी दुनिया में अखबार चलाने वाले, मीडिया चलाने वाले लोगों के ऊपर हमले हुए हैं। और अब ऐसी स्थिति में जो है मतलब उनका यही सम्मान हो सकता है कि उनको इस बार नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए और सरकार को उनकी बातें माननी चाहिए। और जो एक्ट
है खासकर जो है इस तरह का एक्ट लाना चाहिए कि जो भी समाचार पत्र अच्छे तरीके से चल रहे हो, चाहे इंटरनेट पे हो, चीजों पे हो, उनको जो है मतलब लागू किया जाए। अगर कोई और बातचीत पूछेंगे तो मैं बातचीत कर सकता हूँ, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जर्नलिस्ट जो होता है, अखबार चलाने वाला जो होता है, वो सबसे पहले मानवाधिकार को बचाने वाला होता है। वही सबसे पहले जो वॉइसलेस आदमी है उसका जो है लाउड स्पीकर है, उसको एम्पलीफाइंग करता है उसके वॉइस को। और लॉकडाउन के समय उसने ऐतिहासिक काम किया है। अपवाद हर जगह है, वो समाज में भी है, हर जगह है, मैं उनकी बातें नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिन लोगों ने काम किया है, मीडिया का रोल बहुत जबरदस्त रहा है और उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है और उनको उस तरह से चिन्हित नहीं किया गया और उनको उस तरह से सम्मान नहीं दिया गया। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर लेनिन रघुवंशी जी, जो हमारे चीफ गेस्ट थे। जैसा कि आपको मालूम है कि आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है और आपको मालूम है कि डॉक्टर लेनिन सर की टीम एक क्लाइमेट पर भी पूरी तरीके से कहीं ना कहीं वर्क करती हुई नजर आती है। आप वैसे तो हर फील्ड में अपना वर्क और एक्टिविटी कहीं ना कहीं दिखाए रहते हैं, लेकिन जो स्पेशली है वो मानवाधिकार और स्पेशली दलित अधिकार की आप लड़ाई लड़ने में ज्यादा ही विश्वविख्यात तौर से माने जाते हैं। इसी कड़ी में मैं बस ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस 5 मिनट के लिए आमंत्रित करूंगा। हमारी बड़ी बहन डॉक्टर निर्मला ठाकुर जी महाराष्ट्र से जुड़ी हुई हैं। मैं बड़ी बहन को आमंत्रित करूंगा कि 5 मिनट में अपनी बात रखें मीडिया का और आज के कोविड-19 को देखते हुए। बड़ी बहन निर्मला ठाकुर जी, अनम्यूट करिए। अनम्यूट दीदी, अनम्यूट करिए पहले। हेलो, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं निर्मला ठाकुर, सोशल वर्कर मुंबई से। हेलो दीदी आवाज आ रही है, आप बोलें, जारी रखें। हाँ, थैंक यू सो मच शिबू भैया, जो मुझे आपने मीटिंग में अटेंड करने के लिए इतना बड़ा मौका दिए। और मैं जो भी अभी सर का बात सुनी, मुझे अच्छा लगा कि हम लोग सब एक सम्मान देके देश के लिए कुछ करना चाहेंगे और ऐसे आप लोगों का साथ मिले। थैंक यू। चलिए दीदी, आज आपने इतना ही सिर्फ आपको मौका दिया गया, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हिस्सा लिया और हमारे पार्ट्स में बनी। दीदी पिछले भी प्रोग्राम में हमारे अटेंड करती रही। यदि किसी साथी का सवाल हो डॉक्टर साहब से या श्रुति मैडम से, तो वो सवाल पूछ सकता है, अगर किसी साथी को सवाल हो तो। एक साथी ने लिखा था फेक न्यूज पे, तो फेक न्यूज के लिए काफी जर्नलिस्ट लोग काम कर रहे हैं, इंडिया में भी कर रहे हैं। तो मैं जब बातचीत कर रहा हूँ कि फेक न्यूज के खिलाफ भी चीजें बननी चाहिए, परंतु और जो हैट्रेड नहीं फैलाना चाहिए। और मीडिया माने ही होता है कि दोनों पक्षों की बातें रखना, और ऐसी बातें जो वेरीफाइड ना हो वो केवल मीडिया को ही नहीं और लोगों को भी नहीं छापनी चाहिए। और मीडिया इतनी संवेदनशील है, परंतु अगर सच्चाई की तरीके से अगर मीडिया को फाइनेंस सरकार करेगी और उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी, तो अगर इस तरह की मीडिया खड़ी होगी तो आप देखेंगे नॉर्वे में कोई फेक न्यूज नहीं चलता। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जानकारी दी है। साथियों, जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने अपनी बात बताई है कि किस तरीके से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे मीडिया को महत्व दिया जाता है, इसी कड़ी में हम लोग बराबर जी हेलो चाहता है। I have one question, sir. जी जी, सवाल पूछ। I have one question, sir. सवाल पूछिए। कह रहा हूँ कि जो सही सच्चाई लिखने वाले व्यक्ति होते हैं, जिनके साथ जिनको मतलब उनका हमला किया जाता है, उन्हें मार दिया जाता है, इस पर सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है, तो इस बारे में क्या करना चाहिए मीडिया को? क्योंकि आज के समय मीडिया भी एकता नहीं दिखा रही है। हेलो Dr. Lenin, sir. Dr. Lenin, sir. डॉक्टर लेनिन सर, आवाज सुन पा रहे हैं? म्यूट कर रहा। देखिए, जो लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने क्यों इंश्योरेंस की बातचीत की है कि इंश्योरेंस की जब बातचीत है, प्रोटेक्शन, जर्नलिस्टों के प्रोटेक्शन के लिए लॉ है, छत्तीसगढ़ लाया और वो उसके बाद कूड़ेदान में डाल दिया। जर्नलिस्टों के उसके लिए एक बिल बना था छत्तीसगढ़ के अंदर, वो पूरे देश में लागू होना चाहिए कि आप जो है किसी कोई न्यूज लिखने के लिए इमीडिएट आप किसी के खिलाफ एफआईआर नहीं कर सकते, उनका इंश्योरेंस होना चाहिए। और उनको अगर जो है मतलब इस तरह के जो जर्नलिस्ट है जिनके ऊपर हमले नहीं होने, अभी बनारस में एक रिजवाना लड़की थी, उसको इस तरह से
उसका केस हम लोग लड़ रहे हैं, उसको आत्महत्या करना पड़ा। तो ये जो है मतलब ये रोकने का काम सरकार का है। सरकार को जो बिल पेंडिंग है, फिलहाल तो मैं कांग्रेस के लोगों से भी कह रहा हूं, मैंने लिखा भी है राहुल गांधी, छत्तीसगढ़ में कम से कम जो बिल पेंडिंग है वो तो लागू कीजिए, और देश भर में ये बिल लाने की जरूरत है। और जो भ्रष्ट जो है मतलब नेता और जो है भ्रष्ट जो है इस तरह का जो समाज अगर रहेगा, वो कभी भी मीडिया को जो है मतलब आपको बता दे कि वो सुरक्षा प्रदान करने की कभी कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मीडिया जो है चीजों को खोलेगी जो है मतलब। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को एक लड़ाई लड़ने की बहुत जबरदस्त जरूरत है साथियों, कि आप कहिए कि जो प्रोटेक्शंस के लिए एक बिल लाया जाए और जो है सब पूरा इंश्योरेंस किया जाए जो है। और अगर कोई अखबार के लोगों के साथ, मीडिया के लोगों के साथ कुछ भी होता है तो इमीडिएट चीजें की जाए। उसी तरफ जो मीडिया का कोई गलत, एक छोटा तबका जो राजनीतिक है, वो असली मीडिया कर्मी नहीं है, वो मीडिया कर्मी बन के घुसे हुए लोग हैं, वो लोग अगर कोई घृणा और फेक न्यूज फैला रहे हैं तो उसके ऊपर भी कानून बनाइए। कारण जो असली पहले मीडिया जो काम कर रही है खतरा झेल रहे, उसको बचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर लेनिन साहब, आपने बहुत अच्छी तरीके से संगठन। सर हमारा एक प्रश्न है सर, अभी 2 मिनट रुक जाइए। जैसा कि आपको मालूम है कि सेशन 2 पार्ट में बांटा गया था। पहला सेशन 35 मिनट्स का था और दूसरा सेशन इसके बाद होना है 10 मिनट के ब्रेक के बाद। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी पुनः फिर से 3:45 से सेशन चालू हो जाएगा, तो आप लोग ज्वाइन करिए। इसमें जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथीगण हैं और भी तमाम अन्य साथी हैं, वो अपने विचार रखेंगे। तो पत्रकारिता से संबंधित, अभी तो आपने मानवाधिकार और सोशल से संबंधित अभी बातों पर चर्चा हुई पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे मीडिया और जर्नलिज्म के बारे में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी सेशन लॉग आउट रहा है, बस इसके जस्ट बाद से ही आपका सेशन पुनः चालू हो जाएगा 3:45 से। तो 10 मिनट का आपको ब्रेक दिया जा रहा है। ब्रेक के बाद आप लोग पुनः वापस आइए और पता के बातों को सुनिए, से रिलेटेड आप लोग अपने रखिए। डॉक्टर लेनिन सर और श्रुति मैडम वहां भी ज्वाइन करेंगे। अगर आपको लगेगा उनसे क्वेश्चन है तो मैं उनसे पुटअप करा दूंगा, पर लेकिन अब जो सेशन चलेगा दूसरा वो जर्नलिज्म का है। यहीं से फर्स्ट सेशन समाप्त किया जाता है। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको 3:45 पे पुनः करें। नमस्कार। ओके सर, नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्कार भैया, नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद सर। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद सर। धन्यवाद। पवित्र सर कैसे सर? अपने मीटिंग